समझ में आ रही बात? तो अटेम्प्ट करने का उसमें कोई लिमिट नहीं है, सारा अटेम्प्ट करिए, एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, उसको आके पूछ लीजिए, ठीक है। तो और अभी अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें आपको क्लियर है अभी, ठीक है। और उन्हीं से क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट, हाँ एक दो क्वेश्चन नहीं होता उसको सर्किल कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसको पूछते चलिए। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के भी जो अच्छे क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्लस में ही, ठीक है। फर्स्ट में बहुत लिमिटेड थोड़े से क्वेश्चन है कंसेप्ट बनाने के लिए, बाकी सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्लस में, ठीक है। तो आप जितना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, जितना मेहनत करेंगे उतना सीखेंगे, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ देखा जाए हम लोग क्या बात कर रहे थे, इवन सीबी की बात करते हैं। इवन सीबी में एक पॉइंट और, ठीक है, एक एग्जांपल और इवन सीबी का अगर हम ले, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरीन, ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन कर दिया, ठीक है, या क्लोरीन भी कर सकते हैं, OH माइनस, ठीक है। अच्छा फिर से समझा जाए, इवन सीबी के लिए हमने क्या बताया था, इवन सीबी के लिए हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, इसका मतलब H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस, ये मस्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ये भी नेसेसरी कंडीशन होती है, वीक बेस के साथ ये सब नहीं हो सकता। और तीसरा कंडीशन पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे थे पुअर लिविंग ग्रुप क्यों होना चाहिए, तो हम यही बोल रहे थे कि पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो पहले ही जाएगा नहीं, वो वेट करेगा कि H+ निकल के कार्बन आयन बन जाए, लेकिन ये बहुत नेसेसरी कंडीशन नहीं, आइडियल कंडीशन में इसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल हमने लिखा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में आपको सारी कंडीशन मिली, और इवन सीबी के लिए वो परफेक्ट एग्जांपल था जो आपको याद रखना था, एल्डोल, ठीक है। तो एल्डोल का जो डिहाइड्रेशन होता है, जो कंडेंसेशन होता है, वो इवन सीबी मैकेनिज्म से होता है, इतना याद रखना है। बाकी लिविंग ग्रुप में थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, मान लीजिए फ्लोरीन रख दिया, ब्रोमीन रख दिया, तब पर भी पहली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इवन सीबी का ऑप्शन सामने आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ OH माइनस H+ निकालेगा, दो ऑप्शन है यहाँ और यहाँ, कहां से H+ निकाला जाए, या कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है, क्यों भाई, बताइए भाई। क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन, क्यों आपने बताया कि भाई ये ज्यादा एसिडिक है, तो तरीका तो एक ही है। अच्छा मान लीजिए हम वहां से निकाल लेते हैं फ्लोरीन के यहाँ से, ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी बनती, फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी तुलना में वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्या करें बताइए, इसकी तुलना में ज्यादा स्टेबल क्यों, कोई एक बताए। हमारा कहना ये है कि भाई फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को, जबकि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट कम होता है। बिल्कुल सही बात है, निगेटिव चार्ज इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में चला जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, भाई रेजोनेंस, ठीक है। निगेटिव चार्ज के बगल में अगर डी ऑर्बिटल कंटेनिंग या ऑक्टेट स्पेंड करने वाला कोई एटम है, तो आप अपना निगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो काम फ्लोरीन नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट, समझ में आ रही बात। तो यानी ओवरऑल ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, बैक बॉन्डिंग से या रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। इस टाइप की एग्जांपल हम लोग ने किए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हाँ उतना जबरदस्त स्टेबलाइजेशन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और फ्लोरीन पुअर, अच्छा फ्लोरीन का दो काम है, दो फ्लोरीन, एक तो पुअर लिविंग ग्रुप है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट से भी इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ स्टेबलाइजेशन ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी यहाँ अच्छी खासी है, बैक बॉन्डिंग भी है, माइनस आई भी है, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट भी एक्ट करने जा रहे हैं। अब ये आपका निकल गया, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, इवन सीबी का, क्लोरीन क्लोरीन बना लीजिए। अच्छा ये स्टेप क्या था, फास्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप था, और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
अच्छा, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि टेस्ट का एक एक क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस कर लिए उसको, ठीक है, और नहीं पूछे इसका मतलब सब आ भी गया, ठीक है। एक दो लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन किए, बाकी लोग पूछे नहीं, ठीक है। तो मान के चल रहे हैं कि टेस्ट के 30 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, तभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ ही पाएंगे। यहाँ देखा जाए, अच्छा इसमें एक और बात, रेट लॉ की जब बात आती है, रेट लॉ, ठीक है, तो E1CB क्या है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कंजुगेट बेस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो ये है, जो रेट लॉ एक्चुअल है वो जो एनायन है उसके कंसंट्रेशन की पावर 1 है, समझ में आ रही बात, एनायन की कंसंट्रेशन की पावर 1 है, ठीक है, एक्चुअल में। तो ये आपका R माइनस कह सकते हैं उसको, R माइनस की पावर क्या है, 1 है, लेकिन हम इस एनायन को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम का रिएक्शन, यहाँ प्लस H2O भी है, प्लस आपका H2O, और यहाँ अगर K इक्विलिब्रियम डिफाइन किया जाए तो K इक्विलिब्रियम से क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, समझ में आ रही बात। तो उसको और फाइनली रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, एनायन का कंसंट्रेशन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट के टर्म में इसको लिखा जाता है, समझ में आ रही बात। तो फाइनली आपको क्या आएगा, फाइनली इसको अगर हम Rx बोल दें, ठीक है, Rx बोल दें, तो Rx की पावर 1 और बेस की पावर, यानी बेस यहाँ क्या है, OH माइनस की पावर आपका 1, ये फाइनली आता है, ठीक है। ये सब आपने काम किया होगा, ये सब आता होगा आपको, ठीक है। तो फाइनली क्या किया कि भाई वहां से एनायन को इससे रिप्लेस कर दिया जाता है कि इक्विलिब्रियम की मदद से, ठीक है, और H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो फाइनली आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि ये भी ITR सेक्शन में आपको दिखेगा कि भाई इसका रेट लॉ क्या है। तो रेट लॉ आपका यही है जो आपका E2 रिएक्शन का नॉर्मली होता है, ठीक है। तो E1CB की बात समाप्त हो गई। अब जितना E1CB में जितना पढ़ाया है एक दो पन्ने में, बस वही E1CB आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो E1 E2 के लिए आएगा, SN1 SN2 के लिए आएगा, E1CB के लिए अलग से अब कोई बात आपको नहीं दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कॉमन होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग E1CB रिएक्शन कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होता है, जहां भी कार्बन आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखे वहां E1CB की बात हो सकती है। अच्छा, ड्यूटेरियम एक्सचेंज की बात किए तुम लोग, चलिए तब हो गया क्वेश्चन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ E1CB में ही हो सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो गए, सारा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या था, तो बताएगा, स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर कौन कौन से होते हैं, कायरल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर आर स्टीरियो सेंटर, उसके अलावा एलिन दो डबल बॉन्ड लगातार वाला सेंटर भी क्या होता है, स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है, बाइफिनाइल करके स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है, याद रहे बाइफिनाइल परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा तो वो भी एक स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर डिफाइन क्या किया था, दो एटम्स की पोजीशन अगर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और उसका स्टीरियो आइसोमर मिल जाए तो उस सिस्टम को हम क्या डिफाइन करेंगे, स्टीरियो सेंटर। ये समझना कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर पे तो आसान होता है, ठीक है, बाकी में समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, हमने समझाया भी था लेकिन उसको फाइनली याद कर लिया था, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या डाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, जितना थ्योरेटिकल डिस्कशन था वो सब हो चुका है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं केस वन। केस वन क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर अनसिमेट्रिकल है तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जांपल लिखा जाए या इसमें डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखें, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो अनसिमेट्रिकल के सबसे आसान होता है, स्टीरियो सेंटर काउंट करिए 2 की पावर n कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग पहले समझेंगे कि क्या हुआ, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो गए, 2 की पावर n हो गया,
where n is number of stereo centers. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, एग्जांपल से समझा जाए, CH3CH Br CH, यहाँ आपका Cl और यहाँ आपका CH, ठीक है, एग्जांपल बना लीजिए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एग्जांपल को हम CH3CH Br CH Cl CH3, ठीक है, दोनों ही तरीके से समझ जाएगा, एक ही बात लिख रहा है। यहाँ कायरल सेंटर आपको दिख रहा है, तो इसमें दो कायरल सेंटर दिख रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है। वो आपने देख के बता दिया कि इधर ब्रोमीन है, ब्रोमीन का काउंटर पार्ट किधर दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ भी ब्रोमीन रहता तो सिमेट्रिकल हो जाता, ठीक है, या ब्रोमीन बीच में रहे तब वो सिमेट्रिकल हुआ। तो ये तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ से ही बता सकते हैं, इट इज अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ऐसे मत सिमेट्रिकल सोचने लगेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे क्या है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो इसके आइसोमर्स की अगर बात करें तो आपने कहा कि भाई स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, तो 2 की पावर 2 हो गया, ये आपका 4 आइसोमर्स इसके होंगे। कैसे 4 आइसोमर्स होंगे, एक चीज ये बताइए, यहाँ कायरल सेंटर मतलब क्या हुआ, R की पॉसिबिलिटी है, S की पॉसिबिलिटी, R की पॉसिबिलिटी, S की पॉसिबिलिटी। तब हम लिखने क्या जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं R, उसका मिरर इमेज SS, ठीक है, और क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, और उसका मिरर इमेज SR हो जाएगा। समझ में आई बात, यही पॉसिबिलिटी है ही, चार कॉम्बिनेशन RR SS RS SR, यही चार पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। तो दो सेंटर्स हैं, RS की पॉसिबिलिटी है, तो ये चार ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन चार ऑप्शन में जो RR होगा उसकी मिरर इमेज SS हो जाएगी। देखा जाए, अब इसी चीज को हम बनाना भी चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बेसिकली क्या है कि फिशर में जरा समझें, क्योंकि फॉर्मूला बहुत काम नहीं देने वाला आपको, ठीक है। फॉर्मूला और भी लिखेंगे, फॉर्मूला कहीं काम नहीं देगा। ITR जितने क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें फॉर्मूले का कहीं रोल ही नहीं है, आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखा जाए तो हम फिशर से बनाएंगे, क्योंकि फिशर से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। हम एक रैंडम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें RS आसानी से लिख पाए इसीलिए हम, ठीक है, जो मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ Br हो गया, यहाँ आपका Cl हो गया, यहाँ आपका CH3 हो गया, यही स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी हमने फिशर में बना दी। जरा चेक करिए RS, तो ये आपका 1 2 3 क्लॉकवाइज R हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S हो गया, RS पॉसिबिलिटी बन गया, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बना लिया जाए, ठीक है। सब लोग बनाते चलिए भाई, साथ साथ एकदम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आप मिरर इमेज बना लीजिए, H हो गया H। तो अपने से कॉन्फ़िगरेशन निकाल भी लीजिएगा, अभी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ S हो जाएगा और यहाँ R हो जाएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज बता दीजिए पहले हमको, यहाँ R है, हम यहाँ R करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज। तो 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज इनके बेच कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम फिक्स रखना चाहते हैं, ठीक है। जब चेंज ही करना है तो इनको एक्सचेंज कर लीजिए, 1 पेयर एक्सचेंज। बिल्कुल, आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर वैसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। Cl, यहाँ CH3, यहाँ आपका H हो गया, ये आपका RR कॉन्फ़िगरेशन, इसकी मिरर इमेज SS कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसको मान लीजिए फर्स्ट बोल दिया, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका SS की पॉसिबिलिटी। ज्यादा उधर मत लिखे सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इधर अभी दिख रहा है? नो थोड़ा पार्ट कट गया। यस सर, अब सही है। यहाँ Cl तक दिख रहा है? C दिख रहा है। यस सर।
भाई पिछली बार भी यही बोल दिए होते, बहुत सा पोर्शन कट गया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो बोला ही नहीं, एक बार खाली आप लोग बोले, पिछली बार कैमरा की सेटिंग सही नहीं थी। हो गया? अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पॉसिबिलिटी तो जो पहले लिखा था वही है, आरआर की पॉसिबिलिटी मिरर इमेज एसएस हो जाएगा, ठीक है, और आरएस की पॉसिबिलिटी तो मिरर इमेज क्या हो गया ऐसा। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? तो लॉजिकली तो नहीं बन सकती। समझ में आ रही बात? नहीं बन सकती। लेकिन अगर मान लीजिए आप फिशर नहीं समझ रहे हैं तो आप कहेंगे कि नहीं सर पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी। ये देखिए, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, Br है, ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ देखिए CH3 यहाँ कर दिया, हाइड्रोजन, ये Cl, देखिए नई पॉसिबिलिटी बन गई फिफ्थ। तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी, पहली बात तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि आपने एक रूल फॉलो किया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जगह रख दिया, या तो आप CH3 रख दीजिए, ठीक है, किसी एक को फिक्स रखिए, ताकि आपको RSE तो करना है, तो ऐसा नहीं कि भाई उसके लिए आप पूरा स्ट्रक्चर घुमाने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? जैसे हमने क्या किया, बेसिकली ये फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर सेम है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट और फिफ्थ सेम है। आपको करना क्या है, सिंपली इसको होल्ड कर दीजिए या 2 पेयर एक्सचेंज कर दीजिए, ठीक है, इसको होल्ड कर दीजिए और CH3 कहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, Cl यहाँ हो गया, हाइड्रोजन यहाँ हो गया, दोनों क्या है, सेम स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं कि उसको घुमा घुमा के इधर उधर करके आप नया नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपने फिक्स कर लिया, उसके बाद आप RS कॉन्फ़िगरेशन में 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज से आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बनने जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें नई नई पॉसिबिलिटी आप लिखते चले जाएंगे, अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करिए तो वो सब मतलब नहीं, क्योंकि फिशर में काम करने का एक तरीका आपके पास हमेशा होना चाहिए। अच्छा, एक और बात समझने की कोशिश करते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट हैं? हमें तो सेम लग रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इंपोज हो सकते हैं क्या? तो सुपर इंपोज करने का एक तरीका तो हमारे पास ये है, देखिए ध्यान से, ठीक है, सुपर इंपोज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक काम फिशर में नहीं करना है। देखिए ये स्ट्रक्चर्स कहाँ है, बाहर की तरफ, ये स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ, तो आपके दिमाग में एक आइडिया है कि सर ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इस स्ट्रक्चर को घुमा के इसके ऊपर ऐसे रख दें, तो आपको देखने में तो लगेगा बड़ा अच्छा कि भाई इस स्ट्रक्चर को आपने घुमा के इधर रखा तो CH3 इधर आएगा, Cl इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर, बाकी सब इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, सुपर इंपोज हो गया। लेकिन सुपर इंपोज नहीं हुआ, क्यों? इसमें दोनों बाहर है और आप 180 डिग्री ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो इसीलिए ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो फिशर को कभी भी इस प्रकार से फ्लिप नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या है आपके पास, आप इसको क्या करिए, रोटेट करिए, ठीक है, रोटेट करिए। तो रोटेट करने में आप एक काम कर सकते हैं, अच्छा इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज जरा रोटेट किया जाए Z एक्सिस पे, ये Z एक्सिस है, ठीक है, जरा एक बार देखा जाए क्या स्ट्रक्चर बना है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन होगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट किया तो नीचे वाला हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। एक एक करके सोचेंगे एक बार, ये CH3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये क्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सबको क्लियर है? ठीक है, तो CH3 यहाँ चला गया, क्लोरीन यहाँ चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो ये CH3 घूम के कहाँ आएगा, यहाँ, तो यहाँ CH3 आ गया और यहाँ आपका ब्रोमीन आ गया। ये करने के बाद आपने उठा के रखा है, सुपर इंपोज हुआ? नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ऊपर ब्रोमीन और वहां क्या है, क्लोरीन है, सुपर इंपोज नहीं हुआ। अब नहीं हो पाएगा, समझ होना भी नहीं था, क्यों? क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है और उसकी क्या है, मिरर इमेज है। यानी आपने घुमा के देख लिया, सुपर इंपोज नहीं होगा, पलटने का ऑप्शन आपके पास फिशर में रहता नहीं है, इसका मतलब ये सुपर इंपोज नहीं हो सकता, दे आर डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे अगर देखिए फिर से क्वेश्चन देने के लिए तो हम इसी में घुमा उमा के थोड़ा बहुत करके 4 ऑप्शन दे दें और पूछे डायस्टीरियोमर कौन है, एनेंशियोमर कौन है, तो करने का तरीका क्या होगा, किसी एक एटम को वर्टिकल कॉलम में कॉमन करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कॉमन कर दिया, वो अपने आप आपको दिख जाएगा कि या तो वो सुपर इंपोज हो रहा होगा, या तो मिरर इमेज होगा, और या तो दोनों नहीं हो रहा होगा तो डायस्टीरियोमर्स होगा। समझ में आ रही बात? वो अपने आप होगा, लेकिन बस आपको इसको अलाइन करना है, ना RS की जरूरत है ना कुछ की जरूरत है। RS कॉन्फ़िगरेशन लिखने की एक्चुअल में बहुत जरूरत पड़ती नहीं है, कहीं नहीं जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात? तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 4 स्ट्रक्चर बनाना फिशर में मेरे ख्याल से आपको आ गया, और पॉसिबिलिटी जो लिखा था वो भी आपको समझ में आ गया। फॉर्मूले से बचते हैं हम, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 4, उससे कुछ आपको आइडिया नहीं लगा।
कि 4 क्या 4 आइसोमर्स तो हो गए लेकिन ये 4 हुए। समझ मेरी बात? क्योंकि आपको फिशर में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उसको करना बहुत आसान होता है, बस उस पर थोड़ा सा मेहनत करेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो गया अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल टू की पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। अभी फिलहाल खाली कायरल सेंटर का एग्जांपल दिया, स्टीरियो सेंटर सभी है, ठीक है, उसके एग्जांपल अभी करेंगे। अब केस 2 की बात कर लेते हैं पहले। केस 2 में, ठीक है, फर्स्ट जो है हम लोग का पॉइंट, केस 2 आपका सिमेट्रिकल और इसमें, ठीक है, इवन कायरल सेंटर, सिमेट्रिकल में इवन कायरल सेंटर अगर होगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले हम एग्जांपल लिख के टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर लास्ट में फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले का कोई इस्तेमाल नहीं है। देखा जाए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर लिखा जाए CH, यहाँ Br हो गया, CH Br और आपका CH है, ठीक है। तो इसमें 2 कायरल सेंटर आपको दिख रहा है और सिमेट्री भी दिख रही है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मत देखने लगिएगा, क्यों? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थोड़ी ना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने लगेंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन और वो सिमेट्रिकल है, क्लियर है? तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तब आपका क्या होगा? अच्छा, फिर से अपनी पॉसिबिलिटी लिखा जाए। पॉसिबिलिटी तो वही RS की पॉसिबिलिटी, यहाँ भी RS की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं? R हो जाएगा, और बताइए SS हो जाएगा, ठीक है, RS हो जाएगा और SR हो जाएगा। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। अब एक बार बना के देखा जाए, क्योंकि कुछ अब कॉमन हो जाएगा, घटेगा, सिमेट्री आई तो केस घटेगा। तो एक बार बनाया जाए, इसको हटा दें, लिख लीजिए जल्दी, ठीक है। अब देखा जाएगा कौन सा केस कॉमन हुआ है या क्या हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में देखते हैं। फिर से बनाया जाए शुरू से, तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ Cl हो गया या Br बनाया था ना, ठीक है, ब्रोमीन हो गया, यहाँ ब्रोमीन, हाइड्रोजन को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, CH3 और यहाँ भी CH3। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1 2 3 क्लॉकवाइज R कॉन्फ़िगरेशन और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, इसका मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज बनाया, तो मिरर इमेज बनाने का तरीका एकदम सिंपल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बना दीजिए, H और H, ठीक है। अब ये समस्या देखिए, फर्स्ट और फर्स्ट डैश यहाँ क्या है? सेम। क्यों सेम? क्योंकि ये मीजो कंपाउंड है, यहाँ 2 कायरल सेंटर तो है और साथ ही साथ क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बीचों बीच, ऊपर जो स्ट्रक्चर है नीचे उसके क्या है? मिरर इमेज है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या है आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपकी, हो गई, ठीक है, एक्जेक्ट प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी बीचों बीच। तो इसका मतलब प्लेन ऑफ कायरल सेंटर के बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, तो ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहा जाता है। ये कंपाउंड क्या है? मीजो कंपाउंड है। अगला पॉइंट क्या है? ये मीजो कंपाउंड, तो ये समझ में आ गया, लेकिन फर्स्ट और फर्स्ट डैश सेम कैसे है, ये हमको एक्सप्लेन करिए। इसका मतलब सुपर इंपोज होना चाहिए, तो सुपर इंपोज कैसे हो रहा है? क्या ऐसे पलट दिया? नहीं, बिल्कुल z एक्सिस के क्रॉस 180 डिग्री आप रोटेट करेंगे, जो बनेगा रख दीजिए, सुपर इंपोज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी दोबारा मीजो कंपाउंड की मिरर इमेज हम नहीं बनाएंगे। ये पहले भी बताया था, मीजो का मिरर इमेज क्या है? नया मॉलिक्यूल नहीं होता है। यहाँ एक बार आपने चेक भी कर लिया, ठीक है, z एक्सिस के क्रॉस 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, उठा के रख दीजिए, सुपर इंपोज हो गया। तो यानी फर्स्ट एंड फर्स्ट डैश आर सेम। यानी यहां हम कर लें RS और SR क्या है? बेसिकली मीजो है, ठीक है, और ये क्या है? सेम भी है, मतलब इसको 1 काउंट करेंगे, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर बनाया जाए। अच्छा, इसमें अगर कायरल बनाना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल काम, ठीक है, आप एक CH3 इधर कर लीजिए, Br, इधर Br हो गया, इधर आपका CH3। अब इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। और कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? अच्छा, हमको दिख रहा है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये देखिए, क्यों नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है, ठीक है,
ये 3 डायमेंशनल बाहर स्ट्रक्चर है। है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ से गए ब्रोमीन, फिर यहाँ आए, नीचे गए तो कुछ है नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसका मिरर इमेज बना लेते हैं और जल्दी से आप कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लीजिए। ये आपका 1 2 3 क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी मिरर इमेज एसएस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये आपका एसएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। दे आर डिफरेंट, ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि ये दिस इज कायरल, तो ये डिफरेंट है पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ नंबरिंग से मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है, वो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। यानी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर 3, 1 मीजो एंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव। टू ऑप्टिकली एक्टिव, 1 मीजो एंड 2 ऑप्टिकली एक्टिव। रेसमिक मिक्सचर का कितना पेयर है? 1 पेयर रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है। तो जितना भी आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव 2 मिले, तो ये रेसमिक मिक्सचर का 1 पेयर बना। डायस्टीरियोमर्स, तो मीजो इससे, तो ये क्या है? 2 पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, 2 पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो ये सब सवाल तो आप कर ले जाएंगे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा अब फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू, यहां दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, ऐसा फॉर्मूला। ये n-1 आपका ऑप्टिकली एक्टिव और ये 2 की पावर n/2 - 1 ये मीजो कंपाउंड। मीजो और ऑप्टिकली एक्टिव को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ अप्लाई कर लीजिए तो n की वैल्यू यहाँ क्या है? 2 है, तो फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, यानी फाइनली आया कितना? एक बार फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, यानी क्या हो गया? 2 + 1 हो गया इक्वल्स टू 3। 2 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो। अच्छा यहाँ फिर से व्हाट इज n हियर? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। फिर से जरा एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको इससे पहले अनसिमेट्रिकल में 2 की पावर n डिफाइन किया था। n क्या बोला? स्टीरियो सेंटर। जो स्टीरियो सेंटर सोच सकते हैं, दिख रहा है, 2 की पावर n कर दीजिए। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं? जब सिमेट्री आएगी तो फॉर्मूला या तो कायरल सेंटर्स के लिए होगा या तो ज्योमेट्रिकल सेंटर्स के लिए होगा। जब सिमेट्रिक, ऐसा फॉर्मूला हमने लिखवाया है कब? जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा रहे थे तो वहां ज्योमेट्रिकल सेंटर्स के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, जब सिमेट्री आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ कायरल सेंटर में सिमेट्री आ रही है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। देखिए 3 केस है, फिर से समझिए। ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं ढेर सारे, सिमेट्री है, फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रही बात? ढेर सारे कायरल सेंटर्स हैं, सिमेट्री आ रही है, तो ऑड इवन के आधार पर फॉर्मूला आ जाएगा। कायरल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर दोनों है और सिमेट्री है, कोई फॉर्मूला उसके लिए नहीं। समझ में आ रही बात? कायरल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर कंबाइन कर दिया और फिर सिमेट्री भी ऐड कर दिया और उसके लिए तब कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आईटी सेक्शन में 2 सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें कायरल सेंटर भी है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी और सिमेट्री भी है, तो फॉर्मूला उसके लिए नहीं। इसलिए हमने कहा था फॉर्मूला बहुत काम आने वाला नहीं है। यहाँ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, आप तो बना ही लेते। समझ में आ रही बात? फॉर्मूला किसी काम का नहीं। भूलता है क्यों? क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए कभी ये याद नहीं रहेगा आपको, ये श्योर है, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि ज्योमेट्रिकल का है कि कायरल सेंटर वाला है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये फॉर्मूला भी डेवलप हो गया और फाइनली आपने ऐसे निकाल भी लिया। और इसमें जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, अब कोई कहे कि नहीं हम नया मॉलिक्यूल बना लेंगे यहाँ CH3 करके, तो ऐसा होने वाला नहीं, ठीक है। यहाँ CH3 करने की जरूरत क्या है? या तो सब में CH3 यहीं करिए, ठीक है, तो वो कोई मतलब नहीं। अच्छा इस एग्जाम्पल का एक और इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल्स में काफी कुछ छिपा होता है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल सवाल जो होता है वो इस सिंपल एग्जाम्पल का
अगर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि इसमें है क्या बेसिकली, तो आपसे वो हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से फ्रेम करें कि CH3CH, यहाँ Br, CH Br, और यहाँ आपका CH3, और यहाँ हम R लिख दें, यहाँ S लिख दें, तो ये कंपाउंड कायरल है कि ए कायरल है? बोलिए, ए कायरल। अरे अभी निकाला ना, ए कायरल है सर। RS कॉन्फ़िगरेशन थी, ए कायरल हुआ। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, आप इसका फिशर बनाइए, R सेट करिए, S सेट करिए, नहीं हो रहा है तो 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज करके सेट करिए, फिर फाइनली आपको दिखेगा क्या, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस एग्जांपल से हमने सीखा क्या कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और उसमें अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो मीजो होता है। समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा एग्जांपल हमारे सामने होगा तो ये 100% क्या है, मीजो है। इस प्रॉपर्टी को याद कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इज मीजो, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कठिन से कठिन क्वेश्चन देखते ही हो जाते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स with opposite configuration, symmetrical molecules with opposite configuration at chiral center, symmetrical molecule with opposite configuration at chiral center will be meso। आप देखिएगा प्रैक्टिकली ये कितना ज्यादा काम आएगा, ठीक है। फॉस्टर के जो सबसे मुश्किल सवाल है वो इसी एक लाइन से हो जाते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिमेट्री खोज लिया आपने और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट दिख गया आपको, लिखा हुआ रहेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए 3 डायमेंशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो कंपाउंड क्या है, मीजो है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इज मीजो। अच्छा, इनफैक्ट ठीक है, सिमेट्री जब होगी तभी मीजो भी मिलेगा, ठीक है। इसको भी एक लाइन में भी लिखा जाएगा कि जहां सिमेट्री होगी वहां मीजो की बात होगी, बाकी कहीं मीजो का डिस्कशन नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के और क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक कंपाउंड दें आपको नया, ठीक है। नया क्या देंगे, इसी को घुमा रहे, देखिए CH3H हो गया और यहाँ क्या हो गया, Br हो गया। ऊपर वाले को मान लीजिए थोड़ा बहुत घुमा दिया जाए, Br हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ठीक है। एक्सचेंज से ज्यादा बेटर क्या होता है, इसमें बड़े ग्रुप को होल्ड करके रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सुविधा देता है। तो अगर हम बोले, यहाँ दीजिए ध्यान से, इस कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड है इसका ऑप्टिकल रोटेशन +36 डिग्री है, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट्स रोटेशन इज, स्पेसिफिक रोटेशन इज +36 डिग्री। व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। तो अगर किसी कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है तो आप प्रिडिक्ट किसका कर सकते हैं, उसके मिरर इमेज का। उसके मिरर इमेज का रोटेशन -36 डिग्री होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि क्या ये उसकी मिरर इमेज है, तो आप इसको पहले क्या करेंगे, तो इस कंपाउंड को पहले यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा करिए। तो जैसे ही आप यहाँ हाइड्रोजन करेंगे, ये कन्वर्ट इसमें हो जाएगा, और ये कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड, तो इसका रोटेशन क्या होगा, 0 होगा। समझ मेरी बात, ठीक है। इसका रोटेशन क्या होगा, 0। मीजो इसलिए रोटेशन क्या होगा, 0 होगा। वैसे अगर डाइस्टीरियोमर 2 कंपाउंड है तो रोटेशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका रोटेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्यों, लेकिन एक मीजो है इसलिए क्या है, 0 हो गया। तो क्वेश्चन अपने आप में देखने में कठिन लगने लगेगा, ठीक है। इफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज +36 डिग्री, व्हाट विल बी द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो अपने आप में मुश्किल सवाल लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान है, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन किया, मीजो दिख गया, या उसकी मिरर इमेज दिख जाता है, या सेम कंपाउंड दिख जाता है। समझ में आ रही बात, कुछ ना कुछ आपको नजर आ जाता और उसके अनुसार आप बोल देते, ठीक है। तो ये सब आपका काम है कि इस टाइप के क्वेश्चंस खोजिएगा, कहाँ है फॉस्टर में, सभी प्रकार का हमने हिंट दे दिया इसमें। अच्छा, यानी केस 2 में फर्स्ट हम लोग का हो गया इवन कायरल सेंटर्स, ठीक है। सेकंड केस 2 में सेकंड हो जाएगा, सिमेट्री तो है ही है, ठीक है, ऑड कायरल सेंटर्स। ऑड कायरल सेंटर्स, या इसी को बोला जाता है केस ऑफ सीडो कायरल सेंटर, केस ऑफ सीडो कायरल सेंटर। सीडो कायरल सेंटर, केस ऑफ सीडो कायरल सेंटर। इसको भी पहले एग्जांपल लिखते हैं, फिर उसके बाद, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पिछले एग्जांपल में जैसे कोई पूछे नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर का एक
फॉर्मूला दे दिया। जैसे ऑप्टिकली एक्टिव कितना था 2 की पावर n-1, ये ऑप्टिकली एक्टिव था, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिमी मिक्सचर का पेयर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने की तो जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेसिमेट्स बोले, नंबर ऑफ रेसिमी मिक्सचर पेयर बोले तो आप कर ले जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, केस ऑफ सीडो कायरल, इसमें भी एक एग्जांपल पहले लेते हैं, फिर बाद में फॉर्मूला देखा जाएगा। ब्रोमीन, ठीक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये भी समझ में आ रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हमेशा समझिए ये फिशर प्रोजेक्शन तो नहीं है, ठीक है, मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। ब्रोमीन हम चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो बॉन्ड बनाया ताकि आसानी से आपको दिखे। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि ये यहाँ NO2 बना दिया, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है, NO2 है तो बीचों बीच जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही है। यहाँ कुछ भी लगा दीजिए, CH3 भी लगा दीजिए, रहेगा क्या, सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, आप यहाँ कुछ कर देते, यहाँ NO2 लगा देते, अब ये क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यानी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आप तुरंत पहचान ले जाएंगे, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल है, 1 2 3 2 की पावर 3, कोई काम ही नहीं है इसमें, समझ में आ रही बात। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन सिमेट्रिकल की डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो ये आपका NO2 हो गया, सॉरी यहाँ आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन हर जगह कर लिया जाए। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे होता है। अच्छा, अब यहाँ बताइए इसमें कायरल सेंटर कितने हैं? तो आप कहेंगे ये तो कायरल सेंटर समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये क्या है? तो आप कहेंगे कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, ये कायरल सेंटर नहीं है सर। लेकिन थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं कि कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड ग्रुप क्या है, सेम है, दिख भी रहा है सेम, समझ में आ रही बात। लेकिन अब आप कुछ जानकारी कर चुके हैं कि ये इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, R और S, और इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी होती है, R और S, समझ में आ रही बात। तो देखने में तो सेम लग रहे हैं अभी, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट भी हो जाए, समझ में आ रही बात। ऐसे नहीं बोलिए, ठीक है, बस ये समझने की कोशिश करिए कि ये RS है और ये क्या है, SR है। तो ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब डिफरेंट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर। सेम हो जाएंगे तो नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सीडो कायरल सेंटर। दिस इज सीडो कायरल सेंटर, सीडो कायरल, ठीक है। सीडो कायरल पर डिस्कशन थोड़ा बहुत और कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद फर्दर इसमें बहुत, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, फिर से सीडो कायरल कहाँ मिलता है, फिर से समझा जाए तो सीडो कायरल इसी केस में मिलेगा आपको, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और ऑड कायरल सेंटर हो, तो बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, सीडो कायरल हो जाता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑड कायरल सेंटर, तो बीच वाला आपका सीडो कायरल सेंटर। और सीडो कायरल मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ कायरल सेंटर होनी चाहिए, समझ में आ रही है, और सिमेट्री होनी चाहिए। तब जरूरी नहीं है कि दोनों सेम भी रहें, हो सकता है डिफर कर जाएं, क्योंकि RS दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में कायरल सेंटर की तरफ बिहेव करेगा, कुछ कंडीशन में नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो इस फॉर्मूला डेवलप किया जाता है उसमें इसको कायरल सेंटर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो बिल्कुल मानेंगे। फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फॉर्मूला इस तरीके से डेवलप किया गया है कि सीडो कायरल इज कंसिडर्ड एज कायरल सेंटर, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए, सीडो कायरल सेंटर, सीडो कायरल सेंटर is considered as chiral center. Pseudo chiral center is considered as chiral center. Pseudo chiral center is considered as chiral center. आपने pseudo chiral से पहले भी देखा है, देखिए कहाँ, यहाँ आपका ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, और यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। इसके टोटल आइसोमर्स अगर आपसे पूछे जाए, अभी सीडो कायरल वगैरह सब भूल जाइए, इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपसे पूछे जाएं तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बता चुके हैं। तो साइक्लिक सिस्टम में पहला काम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाला जाता है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, बताइए। 3 हो जाएंगे। कैसे, एक पॉसिबिलिटी में सभी को बाहर बना लिया, सभी को बाहर बना लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी में 2 को बाहर 1 को अंदर भेज दिया, समझ में आ रही बात। तो तीसरी पॉसिबिलिटी में 2 लगातार एक तरफ, एक क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, जब तीनों बाहर रहेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, समझ में आ रही बात। जब आपका 2 बाहर और 1 अंदर होगा तब पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो 2 तो मीजो हो गया,
समझ में आ रही बात। और जब दो लगातार बाहर और एक अंदर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो फिर से अगर उसको हम बनाएं, ठीक है, तो दो लगातार एक तरफ, दो लगातार एक तरफ हो गया और एक क्या हो गया आपका अपोजिट साइड। ही कर चुके हैं, बना चुके हैं एग्जाम्पल, इसीलिए बनाइएगा नहीं आप लोग। ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। आप कह सकते हैं कि यहाँ ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट लेफ्ट सेम नहीं है, समझ में आ रही बात। लेकिन बाकी सब एग्जांपल्स में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बना लिया। इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, 4 हो गए, 2 मीजो और 2 ऑप्टिकली एक्टिव। ये कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए क्या सीडो कायरल फॉर्मूला कोई नॉलेज जरूरी था, कोई जरूरत नहीं थी, आप क्वेश्चन को आराम से कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें लेकिन ये जो मिडिल वाला कायरल सेंटर है क्या है, सीडो कायरल, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये क्या होता है आपका सीडो कायरल सेंटर। कभी कभी कायरल सेंटर, कभी कभी नहीं बिहेव करेगा, क्लियर है, ठीक है। वही चीज यहाँ हम लोग जनरल स्टडी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको हटा देते, क्वेश्चन दोबारा आप देखिएगा कहाँ किए हैं इसको, वहां 4 आंसर आप निकाल चुके हैं। यहां देखा जाए इसके लिए जो फॉर्मूला है, पहले डायरेक्ट उसको लिखते हैं। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बोलिए या ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलिए, तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट 2 की पावर n-1 ये टोटल दे देगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, 2 की पावर 3-1 ये क्या गया 4 हो गया, यानी टोटल आइसोमर्स इसके कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है 2 की पावर n-1 वेर n इज नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। ये शुरू से डिफरेंशिएशन चल रहा है, जब सिमेट्री की बात करें तो सिर्फ कायरल सेंटर का ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो n इज कायरल सेंटर, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, मीजो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीजो का हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि ऑड है तो आप समझ सकते हैं n-1/2 ऐसा करेंगे, समझ में आ रही बात, n-1/2 यानी कितना हो गया इसमें 2 3-1/2 यानी 2/2, यानी क्या हो गया 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। लिख लेते हैं 3-1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया फाइनली 2 हो गया, यानी मीजो कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो मीजो का फॉर्मूला हो गया। यहीं पे हम लिख दें ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो जाएगा टोटल माइनस मीजो, टोटल माइनस मीजो। तो फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2 ऐसा फॉर्मूला आता है, बस फॉर्मूला लिखने के लिए अभी के लिए, ठीक है। बाकी तो इसमें एक भी आप याद कर लेंगे हो जाएगा, 2 की पावर n-1 याद करिए और ये याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो मीजो आपका टोटल 4 निकला था और मीजो 2 निकला था, यानी फाइनली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 + 2 आपका यहाँ क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, फिर से वही बात कि बनाना है इसको, ठीक है। इसको बना के समझा जाए क्योंकि वही काम की चीज है, फॉर्मूला वगैरह कोई काम का नहीं है। हाँ, इसमें लेकिन एक सुविधा के लिए याद रख सकते हैं टोटल 2 की पावर n-1 होता है, डायरेक्ट आ जाएगा 4, ठीक है। और मीजो के लिए आपके पास फॉर्मूला है। अच्छा, देखा जाए तो सबसे पहले काम क्या करते हैं मीजो बना लेते हैं, ठीक है। तो मीजो की अगर बात करें तो 2 मीजो बना हुआ है, तो हम एक काम करते हैं सभी ब्रोमीन को क्या कर देते हैं एक साइड बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपका H और H बना लेते हैं, यहाँ CH3CH। तो क्या ये मीजो दिख रहा है, तो हम मीजो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे वाला स्ट्रक्चर ये प्लेन में पड़ गया, तो ये कंपाउंड क्या हो गया मीजो। और कोई पॉसिबिलिटी मीजो की बता सकते हैं, बताइए सर 2 ब्रोमीन एक साइड करते हैं। हाँ, 2 ब्रोमीन एक साइड और एक अपोजिट साइड, ये बन गया मीजो। बाकी फिल कर लीजिए, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास करेगी तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बना लेते हैं और यहाँ CH3CH3, ये भी आपका क्या हो गया मीजो हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों मीजो हैं, क्या सेम है, नहीं सेम नहीं, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स नहीं है, ना तो मिरर इमेज है ना सुपर इम्पोज होंगे, समझ में आ रही बात। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, आपस में क्या डाइस्टीरोमर्स, दे आर डाइस्टीरोमर्स।
ऑप्टिकली एक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो दो ब्रोमीन को एक तरफ कर लीजिए, एक को अपोजिट कर लीजिए, लगातार वाला एक तरफ कर लीजिए। भाई क्लास में अच्छे से इसको सीख लीजिए, ठीक है, थोड़ा इन्वॉल्व होके, और घर पे जाके आधा घंटा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आ जाए, क्योंकि ये आ नहीं पाता है, ठीक है, फाइनली आप देखेंगे तो नहीं आ पाता है, ठीक है। कारण वही है कि भाई शुरू में भी कैजुअली लेते हैं, फिर रिवीजन भी नहीं करते हैं। अभी जाके रिवाइज कर लीजिए तो आपको आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में बहुत आसान है। 3 एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट है, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। फॉर्मूला याद है नहीं याद है कोई उससे मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं, ठीक है। हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्स क्या है, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये चीज आप समझ ही रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन कैसे होता है। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, मिरर इमेज क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ये मॉलिक्यूल कायरल है, ये समझ में आ रहा है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अब नहीं है। क्या कोई और भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें? नहीं हो सकती, ठीक है। फिशर में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते थे, एक से ज्यादा कायरल सेंटर। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है, और ये बनाने आना चाहिए, आगे इन सब की जरूरत पड़ेगी। मतलब पर्टिकुलरली बस इस एग्जांपल में आपको अगर आता है तो आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है। तो 2 मीजो 2 ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे फिर से कोई कहे कि हम नया स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, अब इसी पे देख लीजिए नया स्ट्रक्चर इसमें क्या बनाएंगे, ठीक है। नया स्ट्रक्चर कोई कहे कि नहीं हम तीनों ब्रोमीन को इधर कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका मिरर इमेज तो सुपर इम्पोज कर जाएगा, कोई मतलब नहीं। आप इसका मिरर इमेज बना लीजिए, वो भी सुपर इम्पोज करेगा, मीजो कंपाउंड है। यहाँ कुछ कर दीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, CH3 यहाँ, ब्रोमीन यहाँ कर देंगे, कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही बात, वो स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही रहेगा, ठीक है, बस देखने में दिक्कत हो तो आप ना कंफ्यूजन का काम करेंगे। जैसे फिर से ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे फॉस्टर में मिलेंगे, फॉस्टर प्लस में, कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में बताइए, या इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में बताइए। तो आपके क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होगा, आप कहेंगे 2 लगातार ब्रोमीन एक तरफ है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 2 लगातार ब्रोमीन एक साइड नहीं है, ठीक है, जबकि पोजीशन आप चेक कर लेंगे, CH3 की पोजीशन चेक कर लेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कि भाई 2 लगातार ब्रोमीन एक तरफ है और इसमें नहीं है, तो ये मिरर इमेज हो ही नहीं सकता, ये आपस में क्या डायस्टेरियोमर से हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है, लेकिन बस उसमें चेक क्या करना है कि यहाँ CH3 और यहाँ भी क्या हो, CH3 हो। क्वेश्चन घुमाने को तो घुमा ही देगा, ब्रोमीन यहाँ कर दिया, H यहाँ कर दिया, सॉरी CH3 यहाँ, या कुछ भी कर दिया, ब्रोमीन को यहाँ कर दिया और आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। लेकिन आपको तरीका पता है कि यहाँ चीजों को सेम रखिए, अपने आप वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि पूरा RS पूरा लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी नहीं, ठीक। RS कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकली कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सभी, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर हम लंबा चौड़ा इस टाइप से बनाते और आपस में रिलेशनशिप पूछें, तो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि उसको कैसे करना है। बस यहाँ सेम रखिए, अपने आप क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी तीनों केस हम लोगों ने देख लिया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल सबसे आसान होता है, और सिमेट्रिकल में बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखिए, सिर्फ कायरल सेंटर का भी डिस्कशन किया, तो उसमें 2 केस हो गया, इवन कायरल सेंटर एंड ऑड कायरल सेंटर। ऑड कायरल सेंटर में क्या आता है, सीडो कायरल का केस आता है। सीडो कायरल क्या है, फिर से कोई आपसे पूछे तो आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए, नहीं तो कोई पूछेगा सीडो कायरल क्या है तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या बोलना है। तो आप कहेंगे ऐसा कायरल सेंटर जो कभी कभी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। कहां मिलता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जब ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स देखते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस सीडो कायरल को उसमें इंक्लूड किया है। समझ में आ रही बात। और सीडो कायरल सेंटर को क्या कायरल सेंटर मानते हैं, हाँ मानते हैं, ठीक है। तो 2-3 बातें आपके पास क्लियरली रहेगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, कैलकुलेट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स in the given cases, calculate total stereoisomers in the given cases, calculate total stereoisomers in the given cases,
चलिए इन दोनों में पहले बताइए। यहां देखा जाए, आपने कहा जल्दी से इसको करते, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर पहचानने आता है, डबल बॉन्ड हो गया कार्बन से हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो सिस ट्रांस या इजेड की पॉसिबिलिटी दिख जाएगी, ठीक है। और ये आपका कायरल सेंटर हो गया। अच्छा, और इसको समझा जाए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सिस और ट्रांस मान लेते हैं, सिस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आर एस की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन अगर बैठाएं तो कॉम्बिनेशन बेसिकली 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन। या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, एक आर हो गया, एक एस हो गया। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि सर एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, ठीक है, और एक आर हो गया और एक एस फॉर्म हो गया। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, क्योंकि कभी भी आप टारगेट में जो पढ़ रहा है उससे पूछेंगे क्वेश्चन तो यही बताएगा, सर एक सिस स्ट्रक्चर हो गया, एक ट्रांस हो गया, एक आर वाला हो गया, एक एस वाला हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाए, तो स्टीरियो सेंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, समझ में आ रही बात। तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 हो गया। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर 4, क्लियर। लेकिन जब इसका आइसोमर बनाएंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, पहले आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की चिंता करें, ठीक है। तो अगर हम वहां स्ट्रक्चर बनाएं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सपोज हम सिस स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, H हो गया, ठीक है, यहां भी सपोज हमने H बना दी, ठीक है, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ आपका CH। अच्छा, अब यहाँ क्या है, कायरल सेंटर। तो अगर मान लीजिए हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, ठीक है, तो ऐसे बना दिया हमने, ये आपका इनटू द प्लेन, ये आपका क्या हो गया, आउट ऑफ द प्लेन। ये पॉइंट हमने पहले ही बताया है कि टेट्राहेड्रल पे मैक्सिमम 3 एटम्स को एक प्लेन में आप रख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आपका हो गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हो चुका है, तो यहाँ मान लीजिए हमने Cl बना दिया और यहाँ CH3 बना दिया। ये हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल हुआ, ये आपका सिस स्ट्रक्चर और यहाँ कायरल सेंटर डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन का बना, समझ में आ रही बात। तो इसको हमने क्या लिखा है, ये सिस हो गया और कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी। तो Cl यहाँ है तो Cl को यहाँ कर लीजिए, H को यहाँ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया आपका, Cl हो चुका है, इसका मतलब 1 2 3 क्लॉकवाइज R हो गया, तो S कॉन्फ़िगरेशन हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये कायरल है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, तो इसकी मिरर इमेज भी होगी, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये आपका सिस S हो गया, उसका मिरर इमेज क्या हो गया, सिस R हो गया। सिस आर, ये इस तरीके से समझना है आपको, सिस R का मिरर इमेज सिस S हो गया। उसी प्रकार से आप ट्रांस बना सकते हैं, ट्रांस बनाने में कुछ नहीं, CH3 ऊपर कर दीजिए, H नीचे कर दीजिए, ट्रांस बन गया। तो ट्रांस R का मिरर इमेज या ट्रांस S बना लीजिए, ट्रांस S हो जाएगा। यानी कभी भी आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, आर हो गया, एस हो गया, 4 स्ट्रक्चर हो गया, नहीं, ठीक है। सिस आर हुआ, सिस में आर हुआ, उसकी मिरर इमेज सिस एस हो गया, ठीक है। जैसे बताते तो सिस सिस डैश, वही बात होगी। तो सिस आर या सिस एस मिरर इमेज सिस आर और ट्रांस आर मिरर इमेज ट्रांस एस हो गया। तो आपका आंसर 4 हो गया। फॉर्मूला याद करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, आपने फॉर्मूला याद किया 2 की पावर 2 4, कुछ दिमाग में नहीं आया, 4 हो तो गया लेकिन क्या 4 हुआ, ठीक है। तो 4 ये भी समझना है कि 4 कैसे है, क्योंकि आप ये नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूला याद करने के बाद आप फाइनली यही बताएंगे कि सिस हो गया, ट्रांस हो गया, 2 स्ट्रक्चर ये हो गए, एक आर हो गया, एक एस हो गया, 4 हो गए, ठीक है। यहाँ बताइए 4, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट लिखना था, कहीं लिख लीजिए, छूट गया। जैसे मीजो देखते ही कैसे पहचान लेंगे आप ही बताइए, अब तक तो आइडिया लग ही गया होगा कि मॉलिक्यूल देखा और मीजो है इसमें। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर्स विल हैव वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर एज मीजो। स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्योंकि सवाल ऐसे पूछे गए हैं, देखते ही आप बता सकते हैं। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर्स। अच्छा, एक ही कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, कभी नहीं। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तब सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद कायरल सेंटर्स विल हैव वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर एज मीजो।
सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ, क्या बताया हमने, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ कायरल सेंटर्स विल हैव वन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर एज मीसो। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में भी ऑप्शन में पूछा जाता है। अच्छा, पहले एक स्टेटमेंट देखते थे, ठीक है, उसको जैसे एक स्टेटमेंट अगर दें, इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज डेफिनेटली कायरल। इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज डेफिनेटली कायरल, सही बात। इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली वन कायरल सेंटर देन इट इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव, देन इट इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। ये बात होल्ड तो करती है मैक्सिमम केस में, लेकिन अमीन इन्वर्जन उसका एक्सेप्शन हो जाता है। अमीन इन्वर्जन में कायरल सेंटर तो एक ही, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो स्टेटमेंट को समझिएगा, क्वेश्चन में लोग बना के दे देते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगी, मॉलिक्यूल कायरल होगा, लेकिन क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो मैक्सिमम केस में तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। अमीन इन्वर्जन एक्सेप्शन के रूप में हो गया कि भाई अमीन इन्वर्जन का केस ही अलग है, ठीक है, वो कभी भी कायरल नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ बताइए, 4 हो गया। अच्छा, इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये आपका कायरल सेंटर हुआ, ये कायरल सेंटर हुआ और स्टीरियो अनसिमेट्रिकल है, तो इसको एक ज्योमेट्रिकल सेंटर के रूप में भी काउंट करते हैं, है भी, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो कहते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आइसोमर्स में। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन का पॉइंट है कि ये कायरल सेंटर सर, ये कायरल सेंटर और ये पूरा एक क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 दोनों को सेम साइड अपोजिट साइड बना रहे, ठीक है। तो नहीं, जब आपने इसको काउंट कर लिया, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, तो फिर इसको दोबारा काउंट मत करिए, ठीक है, वो हो चुका उसमें। समझ में आ रही बात? जैसे इसको अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे 2 कायरल सेंटर हुए इसमें 2 की पावर 2 4, तो आप बनाएंगे तो पहले सिस स्ट्रक्चर ट्रांस स्ट्रक्चर मान लीजिए बना दिया, ठीक है, यहाँ ब्रोमीन हो गया, ये सब बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग, और आपने ट्रांस स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, ये आपका Cl हो गया, ये आपका सिस स्ट्रक्चर, ये आपका ट्रांस स्ट्रक्चर। सिस किसके आधार पर बोल रहे हैं? हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, ये तो अलग अलग है, तो हाइड्रोजन के आधार पर सिस बोल रहे हैं। ये कायरल है क्योंकि इसमें अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसकी मिरर इमेज बना दिया, ठीक है, तो सिस हो गया, यहाँ सिस डैश बोल दिया हमने, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रांस हो गया, तो मिरर इमेज क्या हो गया, ट्रांस डैश हो गया, ठीक है। तो आइसोमर्स तो यही चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसको आपने दोनों को काउंट कर लिया, तो दोबारा इसको आप ज्योमेट्रिकल सेंटर मत काउंट करिए, वो इंक्लूड हो गया, क्योंकि बनाने का तरीका यही है कि सिस ट्रांस बनाएंगे तब उसकी मिरर इमेज बनाने जा रहे हैं। आरएस तभी नहीं डिफाइन कर पाएंगे जब आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है इसमें, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको फिर से एक बार बोल देते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 हो गए। अच्छा, फिर से 4 कैसे हुए? अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये RS वाला जरा बताइए, R पॉसिबिलिटी S और R और S, ये सभी पॉसिबिलिटी आपके सामने ही, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन है वैसे? हाइड्रोजन अंदर है, बहुत बढ़िया, तो ये आपका 1 इधर 2 इधर 3 क्लॉकवाइज R कॉन्फ़िगरेशन। कैसे R लिखा, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ ये 1 हो गया, 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S कॉन्फ़िगरेशन, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, SR कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ तो ये तो फिक्स है, यानी ये ऐसे ही होगा, ये 1 पेयर ऑफ एक्सचेंज हो गया तो S, तो मिरर इमेज RR कॉन्फ़िगरेशन, घूम फिर के वही बात होगी, ठीक है। तो RS की चारों पॉसिबिलिटी आपने लिखी, सब डिफरेंट होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अलावा सिस ट्रांस एक्स्ट्रा ऐड मत कर दीजिएगा कि सर ये RS वाला हो गया, उसके अलावा सिस ट्रांस भी होता है, समझ में आ रही बात? तो ऐड कर दिया दो उसमें, तो आप फॉर्मूला भी समझ गए कि जब आपने उसको कायरल सेंटर के रूप में काउंट किया, साइक्लिक सिस्टम में पर्टिकुलरली, ये कंफ्यूजन आएगा आपके सामने। जैसे इतना आप समझ गए, चलिए देखा जाए 2 की पावर क्या लिखा जाएगा उसको हमको बता दीजिए।
हाँ चलिए बताइए। कायरल 2 के सेंटर पावर आपको दिख 7 रहा है, सर। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी दिख गया, और ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं दिख रहा है। अरे ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है यहाँ, ठीक है। तो ये भी स्टीरियो सेंटर हुआ ना, तो आपका कितना हो गया 6 7 2 की पावर 7 हो गया। इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 2 की पावर 7 हो गए। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए भाई। स्टीरियो सेंटर काउंट कर लेना है, ठीक है। आप कोई कहे कि नहीं समझाइए, समझाया नहीं जा सकता, आप इसको स्टीरियो सेंटर काउंट करिए, 2 की पावर n लिखिए। हाँ, स्टीरियो सेंटर काउंट करने के लिए हमने आपको क्या बता दिया, ये कायरल सेंटर तो दोबारा मत घेर दीजिएगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर भी वही चीज समझा रहे थे पिछले एग्जांपल में। तो इधर तो पूरा काउंट किया है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है, बाहर है, ये तो बाहर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इससे इसका क्या लेना देना। तो इसको तो काउंट करेंगे ही आप, समझ में आ रही बात। बाहर के डबल बॉन्ड का वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो वो तो अपना सिस ट्रांस जो शो कर रहा है तो करेगा ही, ठीक है। यहां बताइए स्टीरियो सेंटर काउंट कर लेते हैं। ये स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर हाइड्रोजन, 2 ग्रुप हो गए। sp क्या करें, डीलोकलाइजेशन नहीं है, कंजुगेशन इसका इसके साथ नहीं है। लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, ठीक है। हाँ बताइए। यस सर। हाँ ये, अच्छा इसको भी क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर माना जाए। यस सर। अच्छा एक बात Yes, sir. बताइए हमको, इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं, क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, या ऐसे बना दें, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये स्ट्रक्चर क्या सिस स्ट्रक्चर है, क्यों नहीं सिस है। तो साइक्लिक सिस्टम रिजिड होता है, इसको आप सिस तभी बोलेंगे जब इसका ट्रांस रूम टेम्परेचर पे आपको मिले। और ट्रांस इसमें बनाने का मतलब ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो समझ में आ रहा है, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यानी साइकिल यहाँ से चले और घूम के यहाँ पे अटैच हो, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर, छोटे साइड के साइकिल में स्ट्रेन आने लगेगा। कब हो जाएगा, 8 या उससे बड़े मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड के क्रॉस ये संभव है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो बॉन्ड इधर से चलेगा और इधर से भी साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेटिव बात है, बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव है कि साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कब होता है, 8 या उससे बड़े मेंबर की। तो बिल्कुल ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो गया। इसको भी समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर है ना, 2 की पावर 5, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। जल्दी से करते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर, कायरल सेंटर, क्या ये स्टीरियो सेंटर है, तो ये स्टीरियो सेंटर है। 2 डबल बॉन्ड लगातार को स्टीरियो सेंटर कहेंगे। अच्छा 2 डबल बॉन्ड लगातार ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता, ऑप्टिकल शो कर सकता है जब उसके एंड्स डिफरेंट हो। एंड डिफरेंट मतलब यहाँ हाइड्रोजन CH3 है और यहाँ भी क्या हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप, तो ये नॉन प्लेनर होता है, अपने आप में कायरल होता है, समझ मेरी बात। तो स्टीरियो सेंटर के रूप में आप इसको काउंट कर लीजिए। क्लियर है सबको। यहीं पे अगर CH2 लिखा रहता तो हम ध्यान देते, CH2 रहता तो नहीं, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, कुछ नहीं हो पाएगा, स्टीरियो सेंटर वो नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या हो गया, 1 2 3, 2 की पावर 3 होगी। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर इसको समझाइए, ये 8 कैसे हुआ, ये वाला नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रही बात, इसको समझने में दिक्कत होती है। तो एक बार कोशिश करते हैं, एक रफ आइडिया से किया जाए। जैसे यहाँ अगर हमने A B बना दिया, ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, या इसी एग्जांपल को लिया जाए, ठीक है। यहाँ H है, यहाँ आपका क्या है CH3 हो गया, और क्या है इधर H है और इधर क्या है R डैश है, ये स्ट्रक्चर है। तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन प्लेनर है, कायरल है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बना दिया, अगर कायरल है तो मिरर इमेज बना लेते हैं,
समझ में आई बात। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, उसकी मिरर इमेज क्या हो गया, सेकंड हो गया मान लीजिए, ये दोनों डिफरेंट है। अब इसके बाद शुरू किया, क्योंकि इसमें दिक्कत क्या, ना तो RS डिफाइन है, अरे हाँ ये बोल सकते हैं ये डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म कुछ बोल सकते हैं, लेकिन RS डिफाइन नहीं कर सकते। और ये एग्जांपल कैसा है कि मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरल सेंटर होना नेसेसरी नहीं होता है। ये समझ में आ रही बात, मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखा जाए, इसमें देखिए तो इसमें ये ज्योमेट्रिकल सेंटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिस और ट्रांस। समझ में आ रही बात, सिस ट्रांस। और सिस ट्रांस में आप फिर देख रहे हैं कि ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R और S, और यहां भी क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन, R हो जाएगा और S हो जाएगा। तो इधर चार पॉसिबिलिटी, ये फाइनल आपका प्रोडक्ट, ये फाइनली आपके आइसोमर्स है, ये फाइनल, ठीक है। और उधर भी 4 हो गया, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से आप शुरू करेंगे तो आप आइडिया कर सकते हैं किस प्रकार से 8 की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसमें फर्दर एनालिसिस किया तो सिस ट्रांस हो गया, और सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी में RS की पॉसिबिलिटी, तो ये फाइनली एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, जिसमें इसका भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, डबल बॉन्ड सिस फॉर्म में है, और कायरल सेंटर क्या है, S फॉर्म में, वो एक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है, ऐसे 8 स्ट्रक्चर। तो आप इस टाइप से एक बार बना लीजिए। चलिए इसमें एकदम सही सही जवाब दीजिएगा, तो कंक्लूड किया जाएगा कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप का आप कर ले जाएंगे, CHBr CH3। सभी का आंसर आना चाहिए। टू की पावर कितना होगा, इधर से 3 कोई जवाब सर, देगा, कितना बता रहे हैं आप लोग, 2 के पावर 3। 3। सही सर। आप लोग कोई बताएगा, अरे लिखते ही रहेंगे इसको जिंदगी भर। अनसिमेट्रिकल सबसे आसान होता है भाई, जो ये डिस्कशन हो रहा है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल नहीं, एक लाइन का 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। सिमेट्री जहां आती है वहां फिर सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अनसिमेट्रिकल में स्टीरियो सेंटर काउंट करिए, 2 की पावर n लिखिए, अभी तक लिख ही रहे हैं। n की वैल्यू यहाँ 3, ठीक है, और 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आइसोमर्स। 3 स्टीरियो सेंटर कहाँ दिख रहा है, एक तो हमको ज्योमेट्रिकल कायरल सेंटर दिख रहा है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर दिख रहा है, और एक पूरा स्ट्रक्चर ही स्टीरियो सेंटर है। पूरा मॉलिक्यूल अपने आप में एक स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम कहीं घेरा लगा के कुछ डॉट लगा दें, आप बोल दें कि ये स्टीरियो सेंटर है, पूरा अरेंजमेंट ही अपने आप में स्टीरियो सेंटर है। समझ में आ रही बात, इसीलिए हमने बोला था बाइफिनाइल एक स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स, अब समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिर से वही बात, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसे समझिए। इसको यहां से अगर समझाएं, A हो गया, B हो गया, E हो गया, ये आपका F हो गया, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। लॉक हो चुका है स्ट्रक्चर, फ्री रोटेशन बंद हो चुका है, तो मॉलिक्यूल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब नहीं मिलेगी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी जब ये दोनों डिफरेंट होंगे। क्लियर है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल विदाउट कायरल सेंटर, कायरल विदाउट कायरल सेंटर। तो आपने इसकी मिरर इमेज बना लिया, फिर से उसी ऑप्शन पे आ रहा है फर्स्ट और आपका सेकंड। फिर फर्स्ट में आपने क्या देखा, फर्स्ट में फिर से वही बात, सिस हो गया, ट्रांस हो गया, Cis, trans। और सिस में क्या हो गया, फिर से R की RS। पॉसिबिलिटी, S की पॉसिबिलिटी, तो ऐसे कर लेंगे तो 8 बन जाए, ठीक है। लेकिन ये सब करना है नहीं करना है, सीधे स्टीरियो सेंटर 2 की पावर n, ठीक है। और आप फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, ठीक है, एक फर्स्ट में पूरा यही डिस्कशन है असाइनमेंट में, तो उसको कर लीजिएगा जाके। अभी भी क्या बचा हुआ, अब यहाँ इतना डिस्कशन के बाद ITRs क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है, और आपको समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। जब तक हमको आएगा नहीं अच्छे से तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।
ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।